हाय, वेलकम। स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं स्टार्ट सेफ्टी। तो जैसा कि आज आपने थंबनेल में टॉपिक देखा होगा कि वर्क परमिट से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। तो वर्क परमिट है क्या किसे बोलते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग समझेंगे कि परमिट होता क्या है, और ये वीडियो परमिट से रिलेटेड जो वीडियो है वो सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो एचएससी के लोग हों या फिर सुपरवाइज़र हो साइट के, या फिर फोरमैन हो, या फिर चार्ज हैंड हो, या फिर ट्रेड से रिलेटेड जो भी हो, सबके लिए वीडियो ज़रूरी है। जो भी परमिट टू वर्क से रिलेटेड हैं सबके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी हमारे इंटरव्यू में परमिट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे हॉट टॉपिक होता है हमारा परमिट से रिलेटेड। और दूसरी चीज़ कि कभी कभी परमिट टू पीटीडब्ल्यू का एग्ज़ाम देना होता है हमें, या असेसमेंट हमें पूरा करना होता है, तो उस टाइम में हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में वीडियो को बनाऊं ताकि लोगों को बिल्कुल समझ में आए, आपको बिल्कुल सही जानकारी मिले और इजीली आप समझ पाओ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग कि परमिट टू वर्क होता क्या है। तो ऐसे अगर डेफिनेशन आपको अगर पता करना है तो गूगल पे आपको डेफिनेशन मिल जाएगा, लेकिन मैं डेफिनेशन नहीं बताने वाला हूँ। मैंने पहले भी बोला है कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में यूज़ करूँगा मैं इसमें। तो परमिट टू वर्क कहते किसको हैं, तो इसका सीधा सीधा आंसर है किसी भी काम को करने के लिए लिखित रूप में दी गई अनुमति को हम लोग परमिट टू वर्क बोलते हैं, यानी कि रिटन परमिशन, उसको हम लोग परमिट टू वर्क बोलते हैं। अब होता क्या है कि परमिट जो स्ट्रक्चर जो है परमिट का, वो लगभग हर जगह एक ही जैसा है, सेम टू सेम, मतलब कॉमनली एक ही जैसा होगा। थोड़ा बहुत किसी किसी क्लाइंट के पास कुछ ज़्यादा होगा, कुछ कम होगा, मतलब, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो हर जगह एक ही जैसी मिलेगी आपको। और नॉर्मली परमिट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है हॉट, दूसरा होता है कोल्ड। ये दो तरह के परमिट जो होते हैं नॉर्मली हर जगह एक ही जैसे होते हैं। अब किसी किसी क्लाइंट के पास आप जाएंगे तो हो सकता है उससे डिफरेंट भी आपको कुछ मिल जाए, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, बेसिक जानकारी है। और आप बेसिक अगर जाने रहेंगे तो आपको कुछ भी अगर एक्स्ट्रा भी मिलता है तो आप इजीली उसको समझ सकते हैं। अब तो परमिट में बता दिया कि बेसिकली दो तरह के होते हैं, हॉट होता है, कोल्ड होता है, लेकिन किसी किसी क्लाइंट के पास इसके अलावा भी परमिट कुछ आपको मिल सकते हैं, जैसे कि स्पार्क पोटेंशियल, उसके बाद होता है ब्रेकिंग कंटेनमेंट होता है। तो इस तरह के परमिट आपको मिल जाएंगे, या फिर रेडियोग्राफी का परमिट आपको मिल जाएगा। तो आप घबराएं नहीं, वो भी इसी तरह का है, लेकिन बेसिकली जो होता है वो दो ही तरह के होते हैं। उसके अलावा परमिट टू वर्क जहाँ भी होता है, कुछ कुछ जगहों में सर्टिफिकेट्स भी यूज़ होते हैं। वो एक्चुअली परमिट नहीं होता है, वो परमिट के साथ यूज़ किया हो जाने वाला एक डॉक्यूमेंट होता है। सर्टिफिकेट मतलब कि जैसे कि आप कन्फाइंड स्पेस एंट्री कर रहे हो तो उसके लिए अलग से एक सर्टिफिकेट आएगा जो परमिट के साथ ही मिलेगा आपको। उसके लिए अलग परमिट नहीं मिलेगा, वो परमिट के साथ ही आपको एसोसिएटेड परमिट के साथ ही वो काम करेगा वो। तो कन्फाइंड स्पेस का एंट्री सर्टिफिकेट हो गया, कहीं कहीं एक्सकेवेशन का भी सर्टिफिकेट मिलेगा, कहीं कहीं आपको इलेक्ट्रिकल सर्टिफिकेट मिलेगा, कहीं कहीं आपको पीआरसी मिलेगा, प्रिपरेशन रीस्टेटमेंट सर्टिफिकेट, यानी कि आइसोलेशन और डीआइसोलेशन के लिए यूज़ होता है वो। तो इस तरह के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी परमिट के साथ ही मिलते हैं। किसी किसी क्लाइंट के पास कहीं कहीं सर्टिफिकेट बहुत कम मिलेंगे, जैसे कि एक्सकेवेशन, जैसे यहाँ पे सर्टिफिकेट मैंने जिक्र किया, तो कहीं कहीं क्लाइंट के पास एक्सकेवेशन का परमिट भी आपको मिल सकता है। तो कुछ कुछ चीज़ें चेंज हो सकती है, हम डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही है, लेकिन बेसिक जो चीज़ है, बेसिक जो जानकारी है वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो अब ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई कि परमिट दो तरह के होते हैं, उसके अलावा जो भी होंगे वो सर्टिफिकेट्स होंगे। कुछ तरह के और परमिट होते हैं, जैसे स्पार्क पोटेंशियल का हो गया, ब्रेकिंग कंटेनमेंट का परमिट हो गया, या फिर रेडियोग्राफी का परमिट हो गया। ये कुछ एक्स्ट्रा परमिट आपको मिल सकते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग कि परमिट में कितने पार्टी इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि परमिट में कौन कौन इन्वॉल्व होगा, कितने लोगों का साइन होगा। तो ये भी क्लाइंट के हिसाब से ही अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि अरामको का रूल कुछ अलग होगा, हो सकता है कि एडनॉक का रूल कुछ अलग होगा, हो सकता है कतर पेट्रोलियम का कुछ अलग होगा, या फिर हो सकता है पीडीओ का कुछ रूल अलग होगा। तो ये रूल थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, सिमिलैरिटी फिर भी हो सकती है, और कहीं कहीं थोड़े डिफरेंट आपको मिल सकते हैं, तो उससे घबराना नहीं है। तो परमिट में इन्वॉल्व जो लोग होते हैं उनको सबसे पहला बोलते हैं परमिट एप्लीकेंट, जो परमिट को इनिशिएट करता है, यानी कि परमिट रिक्वेस्टर भी बोल सकते हैं, परमिट एप्लीकेंट भी बोल सकते हैं, या परमिट रिसीवर भी बोल सकते हैं, उसको तीनों बोल सकते हैं। उसके बाद होता है परमिट इशूअर, यानी कि परमिट जो इशू करता है, यानी कि जो क्लाइंट जो हैं हमारे, वो जिनको अथॉरिटी दी गई है वही लोग परमिट को इशू कर सकते हैं। कुछ जगहों पे इनको परमिट अथॉरिटी भी बोलते हैं हम लोग।
परमिट अथॉरिटी, जो ऑथराइजेशन जिनके पास होता है परमिट देने के लिए, वो परमिट अथॉरिटी बोलते हैं या परमिट इश्यूअर बोल सकते हैं। तो दो चीज़ें समझ में आ गई, परमिट रिसीवर और एक परमिट इश्यूअर, जिसको परमिट एप्लीकेंट और परमिट अथॉरिटी बोल सकते हैं। कहीं कहीं किसी क्लाइंट के पास एक बीच में एक और बंदा होता है, उसको बोलते हैं परमिट कंट्रोलर। वो आपके काम को मॉनिटर करेगा, परमिट मॉनिटर करेगा। तो बड़े क्लाइंट के पास होता है, जिनके पास बहुत ज़्यादा बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर उनका होता है, या फिर जैसे कतर पेट्रोलियम में आपको परमिट एप्लीकेंट मिलेगा, परमिट कंट्रोलर मिलेगा और परमिट अथॉरिटी मिलेगा। तो ये तीन लोग साइन करेंगे उस पर। सब उनका एक कॉलम होता है, कॉलम भी मैं डिस्कस कर दूंगा क्या क्या होता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है, क्या क्या लिखा होता है उसमें। फिर बारी बारी से हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये लोग उसमें साइन करते हैं, और जब परमिट जब पूरा हो जाता है तो लास्ट में जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के वर्कसाइट सुपरवाइज़र होते हैं, वो लोग लास्ट में उस पर एक साइन करते हैं, और अब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो उसको टेक केयर करते हैं, टेक ओवर करते हैं। उसके बाद ही वो लोग काम शुरू करेंगे। जब परमिट रेडी हो जाएगा उसके बाद वर्कसाइट सुपरवाइजर उस चीज़ को टेक ओवर करेंगे, साइन करेंगे उस पर, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी का टेक ओवर करेंगे कि हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया अपने ऊपर और हम इस तरह से एग्रीड कंडीशन पे हम लोग काम करेंगे। तो वर्कसाइट सुपरवाइजर लास्ट में साइन करेगा, उसके बाद ही परमिट वैलिड होगा, उसके बाद ही आप परमिट पे काम कर सकते हो। तो ये हो गई, आपको पूरी जानकारी इसके बारे में मिल गई। अब होता है कि परमिट में इंफॉर्मेशन क्या क्या लिखे होते हैं। तो सबसे पहले परमिट में होता है लोकेशन। परमिट का क्या लोकेशन है, कौन से लोकेशन पे आपको वर्क करना है, सबसे ऊपर वही लिखा रहेगा। उसके बाद परमिट पे किस टाइप का परमिट है वो लिखा रहेगा, हॉट है, कोल्ड है, या फिर रेडियोग्राफी का परमिट है, या फिर स्पार्क पोटेंशियल है, ब्रेकिंग कंटेनमेंट है। वो आपको परमिट का कलर देख करके भी आपको पता चल जाएगा। अगर कोल्ड है तो ब्लू कलर का होगा, रेड है तो हॉट पर वर्क परमिट होगा, अगर येलो और ब्लैक करके है तो रेडिएशन परमिट होगा, अगर ये पूरा येलो है तो स्पार्क पोटेंशियल होगा, पूरा ब्लैक है तो ब्रेकिंग कंटेनमेंट परमिट होगा। तो इस तरह हम लोग इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, उस पर कलर भी होता है। और परमिट का जो असेसमेंट होता है, आप कहीं भी जाएंगे तो उससे पहले आपको क्लाइंट की तरफ से एक छोटा सा एक डेमो दिया जाएगा, उसमें बताया जाएगा परमिट के बारे में, वो लोग बताते हैं पूरा, उसमें हम लोग को ईजिली समझ में आ जाता है। तो मैं बात कर रहा था कि परमिट में इंफॉर्मेशन क्या क्या लिखा होता है। तो सबसे पहले लिखा होता है लोकेशन, उसके बाद एरिया होता है कि किस एरिया में काम कर रहे हैं। अब सपोज आप किसी रेलवे स्टेशन पे गए काम करने के लिए, तो रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे एरिया लिखना पड़ेगा। जैसे आप वेटिंग हॉल में काम करना है आपको, तो वेटिंग हॉल एरिया हो गया हमारा। फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर में या फिर इक्विपमेंट नंबर लिखा होता है, मतलब आप कहाँ पे काम करना है। वेटिंग एरिया में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे में काम कर रहे हो आप। तो सपोज़ आप समझ लो कि फिक्सिंग ए सिक्योरिटी कैमरा, ठीक है, तो सिक्योरिटी कैमरा में उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, हाँ, कैमरा नंबर 2 या 3 या 4 आप लिख दिए अपने उसको, तो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ रेलवे स्टेशन में हम लोग वेटिंग एरिया में ये नंबर कैमरा हम लोग को इंस्टॉलेशन करना है, या फिर हमको उसको बनाना है या रिपेयर करना है, जो भी अपना होगा उसमें हम लोग उसके इन्फॉर्मेशन में डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिखेंगे, टू कैरी आउट द फिक्सिंग द सिक्योरिटी कैमरा एट वेटिंग एरिया एट द रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर इतना। तो इस तरह से करके हम लोग इन्फॉर्मेशन लिख देंगे हम लोग। उसके बाद आता है इक्विपमेंट कौन कौन सा यूज़ करेंगे आप लोग, उसमें इक्विपमेंट की भी जानकारी लिखी होगी। जैसे कि आपको हैंड टूल्स यूज़ करना है, फिर आपको मल्टीमीटर यूज़ करना है, या फिर कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ करना है, तो वो सब चीज़ें आप इक्विपमेंट में लिखेंगे। अब जब ये सारी चीज़ें आप फिल कर ली, आपने चीज़ें फिल कर ली, उसके बाद आप रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि ड्राइंग हो गया, मेथड स्टेटमेंट हो गया, या फिर जैसे या जेएचए जो भी आप बोल सकते हैं, या फिर टीआरए भी बोल सकते हैं। तो इस तरह का चीज़ हम लोग उसके साथ अटैच करेंगे। और उससे रिलेटेड अगर आपको कोई आइसोलेशन डिआइसोलेशन का काम करना है, तो वही पीआरसी मैंने जो सर्टिफिकेट बताया था वो अटैच करना पड़ेगा आपको, या फिर आइसोलेशन सर्टिफिकेट, अगर किसी क्लाइंट के पास आइसोलेशन सर्टिफिकेट अलग से आता होगा तो आइसोलेशन सर्टिफिकेट यूज़ करना होगा, या फिर कुछ इलेक्ट्रिकल सर्टिफिकेट यूज़ करना है तो वो भी यूज़ करना होगा आपको। तो इस तरह के एसोसिएटेड सर्टिफिकेट्स या रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हम लोग उसके साथ अटैच करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग जब अप्रूवल जब उसका मिल जाएगा, परमिट पे साइन हो जाएगा, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर करके उसके बाद काम हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये परमिट पे पूरा इन्फॉर्मेशन हो गया, क्या क्या हम लोग लिखना है, क्या क्या हम लोग को कहाँ काम करना है। और उसके बाद कंट्रोल मेजर्स, कुछ उसमें कंट्रोल मेजर्स के लिए भी कॉलम होता है, उस पर भी लिखा होता है कि जैसे आप मान लीजिए काम कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या खतरा है, वो सब खतरा के बारे में लिखा रहेगा। जैसे ट्रैफिक, मतलब उसमें
ज़्यादा मूवमेंट है, पब्लिक ज़्यादा होगी, ठीक है, तो पब्लिक ज़्यादा होगी, किसी को चोट लग सकता है, ठीक है, वहाँ पे और क्या खतरा हो सकता है, शोर का ज़्यादा नॉइज़ हो सकता है, स्लिप ट्रिप फॉल हो सकता है। तो इस तरह के खतरा जो भी होगा वहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद कंट्रोल मेजर्स भी लिखा होगा, जैसे कि अगर पब्लिक मूवमेंट है वहाँ पे तो हम एरिया बैरिकेड करेंगे ताकि दूसरे लोगों को कुछ नुकसान न पहुँचे। हाई नॉइज़ एरिया है तो वहाँ पे ईयर प्लग वगैरह यूज़ करेंगे हम लोग, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे ताकि फायर वगैरह कुछ ना हो सके, आइसोलेशन डीआइसोलेशन यूज़ करेंगे अगर जो लिखा होगा उसमें। तो इस तरह के कंट्रोल मेजर्स भी लेना है हम लोग को। और लास्ट में जब काम हो जाता है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, तो लास्ट में परमिट को क्लोज़ करना होता है। तो परमिट को क्लोज़ करने के लिए हम लोग जब काम हो जाएगा फिर इंस्पेक्शन करेंगे हम लोग। सब वहाँ पे आके हमारे परमिट कंट्रोल जिन्होंने परमिट इशूअर हैं या फिर परमिट जो कंट्रोलर हैं वो लोग आकर के काम को चेक करेंगे। काम को चेक करने के बाद सब कुछ बराबर है, सब कुछ आइसोलेशन डीआइसोलेशन जो भी अपने प्लेस पे है अगर, उसके बाद ही वो लोग काम स्टार्ट करके उसके बाद परमिट को क्लोज़ करेंगे। अगर परमिट क्लोज़ नहीं हुआ है, अगले दिन भी काम करना है, तो फिर परमिट को हम लोग टाइम बॉन्ड होता है उसका, जैसे कि टाइमिंग होती है पूरे दिन में कितने शिफ्ट में आपको काम करना है, 6 से 6 काम करना है या 6 से 3 काम करना है या 6 से 4 काम करना है, उस पर लिखा होता है वो भी। तो टाइम के हिसाब से हम लोग परमिट को क्लोज़ करेंगे या फिर अगले दिन जाके काम करेंगे। अगले दिन अगर आएंगे तो फिर से परमिट पे हम लोग को इंडोर्समेंट लेना होगा, फिर से परमिट का प्रोसीजर जो है वही फॉलो करना होगा। लेकिन पहले से परमिट बना हुआ है तो हम लोग बस उस पर एक इनिशियल लेना होता है, उसके बाद हम लोग फिर से काम कर सकते हैं। और किसी भी परमिट की वैलिडिटी, जैसे कि कोल्ड मैंने बताया था कि जैसे कि कोल्ड परमिट है तो उसकी वैलिडिटी होगी 14 दिन की, और हॉट परमिट होती है तो उसकी वैलिडिटी होती है 7 दिन की। ये कहीं कहीं क्लाइंट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, कहीं ज़्यादा या कम हो सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप 3 दिन लगातार परमिट पे काम नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक सस्पेंड भी हो जाता है परमिट। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि कभी भी परमिट अगर हमारे पास नाम पे इशू हो गया है तो 3 दिन लगातार काम नहीं करेंगे तो सस्पेंड हो जाएगा। इसलिए कम से कम बीच में 1-2 दिन जा करके परमिट पे इंडोर्समेंट लेना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा और परमिट को हम लोग को फिर से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर से नया परमिट लेना पड़ेगा। अगर किसी काम में अगर कोई चेंजेस आता है, कोई भी चेंज होता है या फिर जिस पे एग्रीड कंडीशन है उससे अगर कुछ हटके होता है तो परमिट ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। सपोज़ अगर हम एक्सकेवेशन कर रहे हैं, वहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, सपोज़ हमने स्कैन किया कुछ भी नहीं है, कोई ना पाइपलाइन है ना कोई केबल है, हम एक्सकेवेशन करना स्टार्ट कर दिए, तो अगर अचानक से कोई केबल आ गया या पाइपलाइन हो गया तो चेंज हो गया, यानी कि परमिट हमारा एक्सकेवेशन में कुछ नहीं था लेकिन अभी सामने से कुछ निकल गया तो हम लोग काम को उसी जगह रोक देंगे, परमिट को सस्पेंड करेंगे और फिर से नया परमिट हम लोग लेंगे। तो इस चीज़ को हमेशा ख्याल रखिएगा कि कभी भी परमिट के में जो लिखा हुआ है, जो भी एग्रीड कंडीशन है उससे डिफरेंट अगर कुछ काम करना है या फिर कुछ चेंज होता है तो परमिट हमारा उसी टाइम सस्पेंड हो जाता है। उस परमिट में हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए काम नहीं कर सकते हैं कि वहाँ कुछ और था, यहाँ कुछ और है, तो इसीलिए हम लोग परमिट को सस्पेंड करेंगे और नया परमिट जा कर के लेंगे। और एक चीज़ और भी है कि अगर आप कभी छुट्टी जा रहे हैं या फिर आपकी तबीयत ख़राब हो गई, आप नहीं जा सकते हैं, तो परमिट को ट्रांसफ़र करना होता है, यानी कि आपकी जगह पे कोई दूसरा बंदा आएगा, वो काम करेगा। तो ऐसे करके हम लोग परमिट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफ़र करके भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम नहीं हैं तो हमारी जगह पे कोई दूसरा काम नहीं करेगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग असेसमेंट जब करने जाएंगे तो पहले भी बताया जाता है हर चीज़ को, तो हम लोग ध्यान में रख करके उस चीज़ को सीखना है। और कभी परमिट टू वर्क के लिए काम करने जाना है तो पहले आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन के साथ 1-2-3 दिन काम करो, आप 1 वीक तक काम करो, उसके बाद जब समझ में आ जाए तो आप ही परमिट ले सकते हो, परमिट के ऊपर काम कर सकते हो आप। और परमिट को ही हमेशा फॉलो करना होता है। विदाउट परमिट अगर कोई भी काम करेंगे तो हमारे लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है। इसलिए सेफ़ नहीं है कि फिर अगर आपसे कोई गलती होती है तो उसके लिए जिम्मेदार आप सिर्फ स्वयं और स्वयं होंगे। और अगर परमिट टू वर्क से रिलेटेड काम करते हैं तो हर चीज़ चेक करने के लिए उसके लिए एक स्पेशल आदमी होता है, हर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, हर लोग की साइन होती है वहाँ पे। तो इसीलिए सारे लोग की इन्वॉल्वमेंट होती है तो कम से कम काम हमारा सेफ़ और सुरक्षित होगा। और जो भी इक्विपमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी उसमें लिखा हुआ है उसी चीज़ को हम लोग को यूज़ करना है। जो इक्विपमेंट उसमें नहीं है तो गलती से भी वो चीज़ हम लोग को यूज़ नहीं करना है। और परमिट पे कभी भी ओवरराइड
या फिर कुछ काट छाँट बिल्कुल नहीं करना है। अगर जो परमिट हम लोग को मिल चुका है हम लोग को उसी पे काम करना है। अगर कुछ चेंज होता है तो हमको परमिट इशूअर से जाके बात करनी होगी कि हमें कुछ दूसरा इक्विपमेंट यूज़ करना है, तो उसके हिसाब से वो लोग फिर इनिशियल करेंगे या फिर दूसरा परमिट आपको देंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। और भी इससे रिलेटेड आपको और भी जानकारी चाहिए या फिर कुछ डिटेल में चाहिए तो आप बेशक कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो आपको बना के दे सकें। धन्यवाद।